दोस्तों, एक बड़ा ही मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है जो साल 1935 में एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट ने दुनिया के सामने रखा था। ये तब की बात है जब क्वांटम फिजिक्स इंसान के लिए काफी नया और अजीब था। वो इसलिए क्योंकि जब क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जा रहा हो तो वो कई स्टेट में हो सकता है और ऑब्जर्व करने के बाद वो हमें सिर्फ एक ही स्टेट में नजर आएगा। खैर, श्रोडिंगर्स का थॉट एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर एक बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाए जिसके डिके होने के चांसेस 50-50 हो, उसी बॉक्स के अंदर एक सेंसर भी हो और उसी सेंसर के साथ एक हथौड़ी को लगाया गया हो। अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होगा तो सेंसर हथौड़ी को रिलीज कर देगा जो कि नीचे पड़े जहर के बोतल को तोड़ देगा। अब उसी बॉक्स में एक जिंदा बिल्ली भी होगी और ऐसा होने पर वो बिल्ली मर जाएगी। अब अगर वो सब्सटेंस डिके ही ना होगा, इसका मतलब कि जहर की वो बोतल टूटेगी ही नहीं और बिल्ली जिंदा रहेगी। बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है ये बाहर खड़े लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक वो बॉक्स को खोलते नहीं। अब एक ही समय पर ये बिल्ली मरी हुई भी हो सकती है और जिंदा भी। कोई भी यकीन के साथ इसका जवाब नहीं दे पाएगा, मगर जब इसे देखने के लिए उस बॉक्स को खोला जाएगा फिर ये सिर्फ हमें एक ही हालत में मिल सकती है, या तो जिंदा या फिर मुर्दा। क्वांटम फिजिक्स के नियमों के हिसाब से जब किसी चीज को ऑब्जर्व न किया जा रहा हो तो वो कई रूप में हो सकता है। खैर, ये सब काफी दिलचस्प है और हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड कुछ सीरीज भी आने वाली है। इसी से मल्टीवर्स वाली थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। साल 2020 में आई फिल्म द मैरियाना थोड़ी बहुत इसी थ्योरी से इंस्पायर्ड है। कहानी मैरियान नामी एक औरत की है जिसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो जिस दुनिया में जी रही है वहां कुछ तो गड़बड़ है और ऐसा करते करते वो एक बड़े राज से पर्दा हटाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए की जाती है जो कि हॉस्पिटल की छत पर खड़ा अपने साथ कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। फिर वो खुद पर तेल छिड़कता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ये रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन आज तुम मुझे जलते हुए देखोगे। जिसके बाद वो आदमी खुद को आग लगा देता है। कौन था ये आदमी, इसने ऐसा क्यों किया और इसके साथ बाद में क्या हुआ, ये आगे जानेंगे। अब हमें मिलवाया जाता है कहानी की मुखिया किरदार मैरियान से, जो कि न्यूयॉर्क शहर से स्कॉटलैंड आती है नौकरी के लिए। मैरियान पेशे से एक थेरापिस्ट है जो कि बच्चों का इलाज करती है। मैरियान की जिंदगी में भी कुछ हुआ था, कुछ ऐसी चीज है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी और स्कॉटलैंड आने के पीछे उसका मकसद यही था कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। मैरियान को यहाँ एक हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी मिल चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि आज मैरियान का पहला दिन है। डॉक्टर मॉरिस मैरियान को उसका ऑफिस दिखाती है और बताती है कि कुछ घंटों में उसका पहला सेशन शुरू होगा। डॉक्टर मॉरिस मैरियान से पूछती है कि आप न्यूयॉर्क से काम करने के लिए यहाँ क्यों आई, तो मैरियान जवाब में कहती है कि मुझे बारिश पसंद है, मगर ऐसा है नहीं, अंदर ही अंदर उसने कोई दुख छुपाया हुआ है। मैरियान सिर्फ मेंटली इल बच्चों का इलाज करती थी। खैर, वो जिस डॉक्टर की जगह यहाँ नौकरी पर लगी थी उसका नाम मार्टिन था और असल में ये वही आदमी है जिसने फिल्म की शुरुआत में खुद को आग लगा दी थी। मैरियान आज अपने पहले पेशेंट कोरिना से मिलती है जो बात नहीं करती थी, एक छोटी बच्ची थी और घबराई हुई रहती थी। कहानी में इस बच्ची का कोई खास रोल नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर करते हैं। इसके बाद मैरियान अपने दूसरे पेशेंट से मिलती है जो कि एक 10 साल लड़का था, नाम था मैनी। मैनी भी खामोश ही रहता था, वो किसी से बात नहीं करता था और हमेशा ड्राइंग्स बनाया करता था। मैनी के अपने माता पिता मर चुके थे, उसे एक औरत ने गोद लिया था, मगर आज तक मैनी ने उससे कोई बात नहीं की थी। तो मैरियान पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो, लेकिन मैनी कोई जवाब नहीं देता। मैरियान उसे बताती है कि मैं डॉक्टर मार्टिन नहीं हूँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगी, तुम जो करना चाहो या जिस बारे में बात करना चाहो कर सकते हो। तब मैनी कहता है कि मैं जब भी कुछ कहता हूँ वो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैरियान पूछती है कि ऐसा क्यों, तो मैनी जवाब देता है कि जो मैं कर सकता हूँ उस वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। मैरियान पूछती है जैसे क्या, तो मैनी जवाब देता है जैसे कि तुम। मतलब उसके कहने का मतलब कि मैरियान को उसने ही बनाया, जैसे वो कोई गॉड हो। मैरियान को उसकी ये बातें अजीब नहीं लगती क्योंकि वो जानती है कि मैनी बीमार है। खैर, ये मैनी के साथ उसकी पहली मुलाकात थी, मुझे कुछ खास अजीब नहीं लगा। शाम को मैरियान यहाँ के एक पब में जाती है जहाँ वो कैरन नाम के एक आदमी को देख लेती है। कैरन एक स्कॉटिश था। पहले ही नजर में उसे वो पसंद आने लगा, मगर उससे बात करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसी बार में मैरियन की मुलाकात एक औरत से होती है जो कि उसी क्लिनिक में काम करती थी जहां पर मैरियन की जॉब लगी थी। तो ये औरत कैरन को जानती थी
खैर बातों बातों में वो मैरियान को बुक क्लब के बारे में बताती है कि हम सभी वहाँ मिलते हैं और शायद तुम्हें भी आना चाहिए। रात को मैरियान जब वापस घर आ रही थी तो टनल से गुजरते हुए वो एक एक्सीडेंट का मंजर देख लेती है जहाँ 2 गाड़ियां उलट गई थी। उसमें एक आदमी बुरी तरह घायल था और धमाके की वजह से उसकी मौत हो गई। कोई उसे बचा नहीं पाता। ये एक्सीडेंट वाली बात कैरन को काफी उदास कर देती है क्योंकि ऐसा कुछ उसके अतीत से भी जुड़ा था। अगले दिन जब वो क्लिनिक आती है तो इत्तेफाक से वो मैनी के केस फाइल्स देखने लगी जिसमें उसकी ड्राइंग्स भी थी। उन्हीं ड्राइंग्स में एक ड्राइंग मैरियान को बड़ी अजीब लगी क्योंकि उसमें ठीक वही कार एक्सीडेंट वाला मंजर बनाया गया था। मैरियान को काफी हैरानी होती है। मैनी अपनी ड्राइंग्स में हमेशा पिक ड्रॉ करता था जैसे वो उसकी कहानियों का कोई मेन कैरेक्टर हो, मगर इन सभी बातों का मतलब अंत में हमें समझ आएगा। बाद में जब मैरियान मैनी से मिलती है तो सबसे पहले सवाल वो उन ड्राइंग्स के बारे में पूछती है, जैसे उसने कार एक्सीडेंट की ड्राइंग क्यों बनाई, क्या उसने ये न्यूज में देखा था। मैनी बेझिझक कहता है कि ये एक्सीडेंट मैंने करवाया। मैरियान पूछती है कि क्या तुम चीजों की कल्पना करते हो। मैनी कहता है कि ये हकीकत है और तुम भी मेरी वजह से यहाँ हो, मैं नहीं होता तो तुम भी ना होती। फिर वो मैरियान से ये अजीब बात कहता है कि तुम्हारे टेबल के ड्रॉवर में एक बंदूक है। मैरियान उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती बल्कि उस बात को मजाक में ले लेती है। उसी रात मैरियान को एक सपना आता है जिसमें वो और उसका पति एक साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। तब एक आदमी ने उन्हें लिफ्ट दी, लेकिन आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके पति की मौत हो गई। वैसे ये कोई सपना नहीं था बल्कि ये सच में हो चुका था और यही वजह थी कि अपने अतीत को पीछे छोड़कर मैरियान न्यूयॉर्क से यहाँ आई। नींद आने की वजह से वो उस बुक क्लब में जाती है जहाँ कैरन भी आया करता था। मैरियान कैरन को पसंद करने लगी थी। बुक क्लब के बाद दोनों बाहर मिलते हैं, कुछ बातें होती है, यहाँ तक कि मैरियान उसे घर तक लिफ्ट भी देती है। कैरन उसे अपने साथ आने के लिए कह रहा था मगर मैरियान नहीं जाती। हालांकि बाद में उसे अफसोस बहुत होता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में थी और मैनी के केस फाइल्स देख रही थी तब उसे वो बंदूक वाली बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि तुम्हारे ड्रॉवर में एक बंदूक है, अगर तुम उसे खोलोगी तभी वो वहाँ होगी। वही श्रोडिंगर कैट वाली बात। तो वो ड्रॉवर को खोल कर देखती है और वाकई उसमें एक बंदूक थी। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो वहाँ काम करने वाली एक लड़की से पूछती है कि जब मैं नहीं थी क्या मैनी मेरे ऑफिस में गया था, मगर वो लड़की बताती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। मैरियान परेशान थी और उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए उसे एक कॉल आती है। दूसरी तरफ एक आदमी था जो उसे कहता है कि उसे मार दो वरना वो तुम्हें मार देगा। मैरियान पूछती है कि कौन मार देगा, मगर तब तक कॉल कट चुकी थी। अब मैरियान को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनी ने जो कहा, मतलब कि वो जिस चीज की कल्पना करता है वो सच हो जाता है। वो दोबारा उसकी ड्राइंग्स को देखने लगी, मगर ये सोचकर वो इस बात को नजरअंदाज करती है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही इस बारे में सोच रही है। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो कैरन के साथ समय बिताती है। कैरन उसे अपनी बोट पर ले जाता है। रात में वो उससे उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछता है, जो बताते हुए मैरियान भावुक हो गई। वो बताती है कि मैं और मेरा पति कहीं जा रहे थे मगर कार एक्सीडेंट की वजह से मैंने उसे खो दिया। मैंने सोचा कि सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ आऊंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। कभी कभार तो मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर कैरन उसे संभालता है, उसे हौसला देता है और कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जितना ज्यादा तुम सोचोगी इतनी ही समस्याएं बढ़ेगी। अगले दिन स्टाफ मीटिंग में मैरियान उस फोन कॉल का जिक्र करती है। वो कहती है कि वो आदमी मुझे किसी को मारने के लिए कह रहा था, तो क्या मुझे सावधान रहना चाहिए या ये बस एक प्रैंक कॉल थी। मगर मीटिंग में बैठे लोग यहाँ तक कि डायरेक्टर मैरियान के सवाल का कोई खास जवाब नहीं देते, बल्कि हर मीटिंग में वो उसकी बातों को नजरअंदाज करते। इसलिए बात करने मैरियाना डॉक्टर के ऑफिस में जाती है। तब डायरेक्टर बताते हैं कि तुम्हें जिसने कॉल की वो डॉक्टर मार्टिन थे। तुमसे पहले वही डॉक्टर मैनी का इलाज कर रहे थे, मगर वो खुद ही बीमार हो गए। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। खैर घर आने के बाद मैरियाना को मैनी के कुछ नए ड्राइंग्स मिलते हैं। उन्हीं में एक ड्राइंग थी जिसमें एक लाश थी और लिखा था सेकंड डेथ। बाद में वो अपने ईमेल्स पढ़ती है जिसमें मैनी के बारे में जानकारी थी। पता चलता है कि मैनी के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और माँ ने कुछ महीने बाद अपनी ही जान ले ली। इस सब के बारे में मैरियाना को पता नहीं था, हालांकि उसे होना चाहिए था। फिर कुछ दिन बाद जब मैरियाना उससे मिलती है तो वो पूछती है कि तुम हमेशा ऐसे ड्राइंग्स क्यों बनाते हो जिसमें लोगों की मौत और नेचुरल डिजास्टर हो।
ऐसा क्यों? मैनी उसके बात का जवाब देने के बजाय उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने ड्रॉवर में बंदूक मिली? मैरियाना कहती है कि हाँ, मैंने ड्रॉवर देखा मगर मुझे कोई बंदूक नहीं मिली। तब मैनी उसे घूर रहा था जैसे वो जानता हो कि मैरियाना झूठ बोल रही है। वो एक नई ड्राइंग बनाने लगा जिसमें एक इंसान पानी में डूब रहा था। वो उस ड्राइंग पर लिख देता है कैरन। ये देखकर मैरियाना सहम जाती है। वो पूछती है कि कैरन कौन है, मगर मैनी कोई जवाब नहीं देता। जो कुछ भी हो रहा था, मैरियाना इस सब से परेशान थी। डॉक्टर मॉरिस से बात करते हुए वो बताती है कि डॉक्टर मार्टिन मैनी के केस को लेकर बहुत सीरियस थे। उन्होंने ज्यादा बात करना भी बंद कर दिया था और हर समय बस वो किताबें ही पढ़ते थे। फिर एक दिन उन्होंने हॉस्पिटल की छत पर खुद को आग लगा दी। इन सभी बातों से मैरियाना की परेशानी और बढ़ गई, तो वो लाइब्रेरी जाकर उन सभी किताबों की जानकारी लेती है जो कि डॉक्टर मार्टिन पढ़ा करते थे। उन किताबों में ईश्वर और शैतान का जिक्र था और कुछ किताबें विज्ञान की थी। खैर, मैरियाना मैनी के घर जाती है। वो उसकी सौतेली माँ से बंदूक और मैनी के ड्राइंग्स के बारे में बात कर रही थी। खैर, उसकी माँ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैनी वहीं पर बैठा था, फिर से ड्राइंग बना रहा था। मैरियाना उसके पास जाती है, ड्राइंग दिखाने की बात करती है, मगर मैनी कहता है कि मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें भविष्य है। इस पर मैरियाना गुस्सा होकर कहती है कि तुम कैरन को कैसे जानते हो और वो बंदूक मेरे ड्रॉवर में कैसे आई? मैनी कहता है कि तुमने वो ड्रॉवर खोल कर देखा, इसलिए वो बंदूक तुम्हें दिखी क्योंकि तुम उसे देखना चाहती थी। अगर तुमने देखने की कोशिश ना की होती तो वो बंदूक वहां होती ही नहीं। यहाँ वो श्रोडिंगर गेट की बात कर रहा था। इसका मतलब कि जब तक मैरियाना ने ड्रॉवर खोलकर नहीं देखा था, वहां दोनों पॉसिबिलिटीज थी, बंदूक का होना भी और ना होना भी। खैर, मैरियाना गुस्से में उस पर चिल्लाती है जिससे मैनी डर जाता है और मैरियाना वो ड्राइंग्स देख लेती है। उसमें एक पिग था जिसने खुद को गोली मार दी थी। मैरियाना समझ गई थी कि दरअसल ये पिग वो खुद है। अब मैनी ने पहले जितने भी ड्राइंग्स बनाए थे वो सच हुए, इसलिए मैरियाना को सबसे पहले कैरन का ख्याल आता है। वो उस जगह जाती है जहां कैरन उसे अपनी बोट पर ले गया था, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था जैसे वो डूबकर मर जाएगा। इसलिए जो भी हो, मैरियाना को उसे रोकना होगा कि वो समुद्र में ना जाए। कॉल करने की बहुत कोशिश करती है वो, मगर कॉल लग ही नहीं रही थी। घर जाने पर भी वो उसे नहीं मिलता। शाम को वो अपने घर आ जाती है, मगर उसे कैरन कहीं भी नहीं मिला। शाम को अपने घर आने के बाद वो न्यूज पर देखती है कि एक बाढ़ आने से 2500 लोगों की मौत हो गई। उसे मैनी की उस ड्राइंग का ख्याल आता है जिसमें उसने ऐसा ही कुछ बनाया था और उस ड्राइंग के ऊपर लिखा था 25। मैरियाना का शक अब यकीन में बदल गया और मैनी के बारे में जानने के लिए उसके जहन में सिर्फ एक ही इंसान था, डॉक्टर मार्टिन। वो मैनी का सच जानता था। अगले दिन वो डायरेक्टर के कमरे में जाकर डॉक्टर मार्टिन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है। तभी डायरेक्टर वहां जाते हैं। वो मैरियाना से कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम चाहो तो कुछ दिन छुट्टी ले लो। मैरियाना उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और डॉक्टर मार्टिन से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाती है, जहां वो उसे कहता है कि मैनी को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। मार्टिन का शरीर काफी जल चुका था, मतलब कि वो उस आग में मरा नहीं था, मगर उसकी हालत काफी बदतर थी। मैरियाना पूछती है कि कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा, बताएं मुझे कि उसने ड्राइंग्स बनाना कब शुरू की थी। लेकिन मार्टिन उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैरियाना की नजर वहां पर यह किताब पड़ गई जिसका टाइटल था सेकंड डेथ, और यही शब्द मैनी के ड्राइंग्स पर भी लिखे हुए थे। मैरियाना फौरन से डॉक्टर के पीछे भागती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर मार्टिन ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब तक मैरियाना समझ चुकी थी कि मैनी साधारण बच्चा नहीं। अगर डॉक्टर मार्टिन की मौत सच हो सकती है, इसका मतलब कि कैरन भी मरेगा। इसलिए वो यहाँ से सीधा बंदरगाह पर जाती है और वहां से कैरन की बोट की रस्सियां खोलकर उसे पानी में छोड़ देती है ताकि कैरन कभी अपनी बोट पर चढ़े ही ना। गाड़ी में बैठने के बाद मैरियाना सोचती है कि शायद ये सब उसका भ्रम था, क्योंकि उसने कैरन की जान बचा ली थी। तो वो खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मैनी नहीं कर रहा, वो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। खैर, वो मैनी के कुछ पुराने केस फाइल्स को ढूंढने आर्काइव में जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक और ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें बोट के अंदर एक आदमी सो रहा था, और ये देखकर वो चौंक गई। काफी घंटे बीत चुके थे। सुबह तक वो समुद्र के किनारे पहुंची तो वहां रेस्क्यू वाले पहुंच गए थे, क्योंकि एक बोट चट्टानों से टकरा चुकी थी और तबाह हो चुकी थी। रेस्क्यूअर एक आदमी की लाश को निकाल रहे थे।
लोगों का कहना था कि वो आदमी बोट में सो रहा था। तूफान की वजह से बोट बुरी तरह टूट गई और डूबने से कैरन की मौत हो गई। मतलब कि चाहकर भी कैरन उसे बचा नहीं पाई, बल्कि वही उसकी मौत की वजह बनी। इसका मतलब कि हर चीज पर मैनी का कंट्रोल है। या तो उसके पास शक्तियां हैं या वो सच में इस दुनिया का ईश्वर है। कैरन की मौत से वो पूरी तरह टूट जाती है। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मैनी को उसके घर से किडनैप कर लेती है। इस बीच हमें मैनी और डॉक्टर मार्टिन का एक सीन भी दिखाया गया, जिसमें मैनी डॉक्टर से कहता है कि मैं सच हूँ, हकीकत हूँ और तुम सब बस मेरे दिमाग में हो। मैं तुम्हारी जगह को और डॉक्टर को ले आऊंगा और फिर उसे मार दूंगा। मैं ही तुम्हारा रचयिता हूँ। मैरियाना ने मैनी पर बंदूक तानी हुई थी। मैनी पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो मैरियाना कहती है कि मेरी जिंदगी पहले जैसे कर दो। मैनी हंसकर कहता है कि तुम्हें अब मुझ पर विश्वास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी मैरियाना देखती है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। मैरियाना पुलिस को चकमा देकर मैनी को एक पुरानी इमारत में ले जाती है। बंदूक लिए वो उसे धमकाने की कोशिश कर रही थी। पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। इस पर मैनी कहता है कि ये मैं नहीं, तुमने किया है। तुमने ही बंदूक देखने का सोचा, तुमने मेरी ड्राइंग्स देखने की कोशिश की, तुमने मुझसे वो सब करवाया। मैरियान कहती है कि तुमने मुझे कंट्रोल किया, मेरी जिंदगी पहले जैसे कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इस पर मैनी हंसकर कहता है कि मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, जिसे वो मैरियाना का मजाक बना रहा हो। और गुस्से में मैरियाना उसे गोली मार देती है। उसके मरने के बाद मैरियाना को एहसास हुआ कि उसने एक बच्चे की जान ली और अब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं, इसलिए उसी बंदूक से वो खुद को भी मार देती है। इसके बाद कहानी अतीत में चली गई। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, बेहोशी की हालत में वो प्रार्थना करती है कि ईश्वर मेरे पति को बचा ले, मैं आप पर विश्वास करूंगी। अब जब मैरियाना की आंख खुलती है तो वो जिंदा थी और उसका पति भी उसके साथ था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो सब जो उसके साथ हुआ वो बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं, जो उसने बेहोशी में देखा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो घर आती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसे उसकी अतीत की याद दिलाती है, जिसे वो एक सपना समझ रही थी। सब कुछ उसे इतने अच्छे से याद था कि वो सपना लग ही नहीं रहा था। यानी स्कॉटलैंड, हॉस्पिटल, मैनी, मार्टिन, वो घटनाएं अब वो अपनी ही दुनिया पर सवाल उठाने लगी। मैरियाना सोचती है कि क्या हो अगर ये दुनिया भी मैनी की बनाई हुई हो, जैसे उसने पहले मेरी जिंदगी को कंट्रोल किया। शायद ये उसका कोई खेल हो, कोई टेस्ट। मैरियाना को वो सभी नंबर्स भी याद थे, वो नाम, इसलिए वो कैरन के नंबर पर कॉल मिलाती है। वो कॉल उठाता है मगर उसे मैरियाना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये जानकर मैरियाना का सर चकराने लगा। अब तक वो खुद को यकीन दिला रही थी कि वो सब एक सपना था, लेकिन अगर वो सब सपना था, वो कैरन को कैसे जानती है और उसे उसका नंबर कैसे पता। सच जानने के लिए मैरियाना फौरन स्कॉटलैंड के लिए निकल गई। वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां वो मैनी से मिली थी। क्लिनिक का स्टाफ उसे पहचानने से इनकार कर रहा था, मगर मैरियाना सबको जानती थी। उनका ये भी कहना था कि यहाँ मैनी नाम का कोई बच्चा एडमिट नहीं। और अजीब बात ये थी कि वहाँ डॉक्टर मार्टिन भी थे, जो जिंदा थे और सही सलामत। मैरियाना को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो चुप कर हॉस्पिटल के आर्काइव रूम में जा रही है, जहां उसे अपनी फाइल्स मिली, लेकिन वो फाइल्स बिल्कुल खाली थी। तभी उसके सामने मैनी प्रकट हो जाता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा था, ये तुम्हारा टेस्ट ही था। मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी, लेकिन तुम्हारी यादों को नहीं मिटाया। मैं देखना चाहता था कि तुम अपना अतीत ढूंढने की कोशिश करती हो या फिर जिंदगी में आगे बढ़ जाती हो, लेकिन तुमने फिर से वही गलती की। तुम चीजों को जानना चाहती थी। तुमने कैरन को कॉल की। बात करने के बाद अंधेरे में वो सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये सब इसीलिए हुआ कि तुम जानना चाहती थी। इस पर मैरियाना कहती है कि यहाँ से चले जाओ, सब कुछ पहले जैसा कर दो जब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। और मैनी गायब हो जाता है। फिर मैरियाना उस फाइल को खोलती है, लेकिन उसके सारे पन्ने खाली थे। उन पेजेस के बीच एक गन थी। तभी उसकी नजर एक ड्राइंग पर पड़ी जिसमें एक आदमी की मौत दिखाई गई थी। तभी मैरियाना को कॉल आती है। उसकी दोस्त बताती है कि एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई, यानी कि ये ड्राइंग उसकी पति के बारे में थी। और अब मैरियाना बौखला गई थी। वो बंदूक लेकर बाहर जाती है और जोर जोर से मैनी का नाम चिल्लाती है। पुलिस भी वहां आ गई थी और अगले सीन में हम मैरियाना को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। मैनी उसके पास था और यहाँ कहानी का खुलासा है। जब मैरियाना को एहसास हो जाता है कि असल में मैनी को मैरियाना की जरूरत है,
दरअसल मैनी के माता पिता की मौत के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। वो अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन उनकी मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट गया। अब एक बच्चा और कर ही क्या सकता है, इसलिए उसने अपने ही दिमाग में एक दुनिया बनाई और वो उसी दुनिया में खुद को सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि असली दुनिया में वो सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि कहानी में ये एक बड़ा लूप होल है कि एक 10 साल बच्चा इतना सब कुछ कैसे इमेजिन कर सकता है। खैर, तो मैरियाना के साथ साथ अब हम भी समझ गए मैनी अकेला पड़ गया था। उसे लग रहा था कि शायद ये सब उसकी वजह से हुआ, शायद वो अपनी माँ को बचा सकता था। वो ईश्वर पर भी सवाल उठाने लगा कि आखिर ईश्वर ने उसके माता पिता को क्यों छीन लिया। और तब खुद को इस सब से आजाद करने के लिए उसने अपनी ही एक दुनिया बनाई अपने ख्यालों में, जिसे वो अपने ड्राइंग्स में दिखाता था। मैरियाना समझ गई थी कि वो हकीकत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मैनी की कल्पना है। वो बस उसके दिमाग में है, उसके अंदर की आवाज। तो अंत में मैरियाना मैनी से कहती है कि तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा और सच्चाई को मानना होगा। ये सब अलग जरूर है, मगर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगे। मैनी इस बार मैरियाना यानी अपनी मन की बात सुनता है और अपनी सौतीली माँ के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो मैनी को गले से लगाती है। वहां उस ख्याली दुनिया में मैरियाना को हर तरफ तेज रोशनी नजर आती और फिर वो गायब हो जाती है। ये सब एक 10 साल टूटे हुए बच्चे की कल्पना थी, उसकी ख्याली दुनिया जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करता था। मगर अब उसने असली दुनिया में जीने का फैसला कर लिया था। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आए। लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।